ध्वनि क्या है कि जब एक तरंग है, ध्वनि क्या है? एक तरंग है। और तरंग के बारे में हमने कल ही क्लास में पढ़ा था। तो मैंने बताया था तरंग क्या होता है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है। तरंग मैंने आपको बताई, दो प्रकार की बताई थी, आयांत्रिक और यांत्रिक। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आयांत्रिक तरंग कहते हैं, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि के बारे में बताया था कि ध्वनि एक ऐसी तरंग है जो माध्यम में गति करती है। क्या में गति करती है? माध्यम। अगर हम ध्वनि की चाल की बात करें, ध्वनि की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार की रहती है। जैसे कि ध्वनि की चाल की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा उसकी जो चाल होती है वो कायम होती है ठोस। ठोस के बाद उसकी चाल कायम होती है गैस में, सॉरी, द्रव में। ठोस के बाद चाल कायम होती है द्रव में, और उसके बाद चाल होती है गैस में। और सबसे कम कायम होती है, मतलब निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। निर्वात में चाल उसकी होती नहीं। ध्वनि पैदा होती है तरंगें, पर चाल नहीं होती। सिर्फ ओंठ हलते हुए दिखाई देंगे, आवाज नहीं आएगी। सबसे तेज आवाज काय में आएगी? ठोस में, द्रव में, फिर गैस में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ठोस, ठोस से कम द्रव में, द्रव से कम गैस में, और गैस से भी कम निर्वात, निर्वात में शून्य, चाल होती नहीं। ठीक है ना? अगर आप किसी व्यक्ति के कान पे आके चिल्लाओ जोर से के किल्ली दे दो, तो आप कान बनना जाते हैं। अपन ने खूब चिल्लाया है बचपन में, बगल में जाके जोर चिल्ला गया, कीक मार दी, ऐसे कर दे आदमी। अगर कीक ना मारो तो एक थाई ले जाके बगल में ले जाके वहाँ टन उड़ा दो, तो वह कीक से भी ज्यादा, क्योंकि ठोस में ध्वनि ज्यादा पैदा होती है। बात सही आ रही है? घंटी जोर से बजा दो तो ध्वनि की चाल। अच्छा, मैंने आपसे कल कहा था कि ध्वनि जो होती है, क्या कहा था? अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग मैंने क्या कहा था कि जो अंदर चलती है उसे क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग है क्योंकि काय में चलती है? अंदर। अनुदैर्घ्य तरंग कैसी होती है? ऐसी चलती है ना, अंदर अंदर, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन। जबकि अनुप्रस्थ कैसे चलती है? अनुप्रस्थ चलती है सतह पर, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। ये कौन सी होती है? अनुप्रस्थ, है ना? विरलन संकुचन, विरलन संकुचन, ये क्या होती है? ये चलती है किसी पदार्थ के अंदर, अनुदैर्घ्य। और ये अनुप्रस्थ क्या चलती है? सतह पर। वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो ध्वनि तरंग में दोनों गुण पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्घ्य भी है। पर हमने आपको अनुदैर्घ्य बताया और आप पेपर में अनुदैर्घ्य ही लगाना है। लेकिन कभी कभी कंडीशन बन जाती है कि दोनों ऑप्शन मिल जाए, और उसमें जैसे ऑप्शन ए में दिया है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी में दिया है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी में दिया है उपरोक्त दोनों, है ना? इनमें से कोई नहीं, तो फिर उपरोक्त दोनों लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बता देता हूं। देखो, ध्वनि ठोस के ऊपर चल सकती है, क्योंकि ठोस की एक सतह होती है। ये मैंने, मेरे हाथ ठोस है, इसका एक सरफेस है कि नहीं? तो ध्वनि इसके ठोस के अंदर भी चल सकती है और ठोस के ऊपर भी चल सकती है। तो अनुदैर्घ्य भी है और अनुप्रस्थ भी। द्रव की भी एक सतह होती है कि नहीं होती? द्रव के भी ऊपर चल सकती है, चल सकती है ना? द्रव के अंदर चल सकती है। पानी की भी क्या होती है? एक लेयर होती है कि नहीं होती सतह? अरे पृष्ठ तनाव पड़ा नहीं, सरफेस टेंशन, चल सकती है। यानी ये दोनों के ऊपर चल रही है, तो क्या हो गई? दोनों तरंग अनुप्रस्थ हो गई। क्या हो गई? लेकिन गैस की तो कोई सतह होती नहीं है। गैस की थोड़ी कैसे हवा के ऊपर चल रही है, अरे हवा के अंदर चलना पड़ेगा। इसलिए हवा के मामले में क्या है? हवा के मामले में अनुदैर्घ्य है। लेकिन ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ठोस के मामले में भी, द्रव के मामले में भी और गैस के मामले में, तीनों के मामले में क्या है? अनुदैर्घ्य।
और केवल दो के मामले में क्या है, इसलिए सही आंसर ज्यादा कौन सा हुआ, अनुदैर्घ्य हुआ ना। अनुदैर्घ्य तीनों के मामले में है, वो अनुप्रस्थ रेखा के मामले में। सही में आ रही बात। तो इसलिए अपन वैसे तो दोनों भी लगा सकते हो तुम, लेकिन ज्यादातर आंसर कैसा ही माना जाता है, अनुदैर्घ्य। हमने कहा था कल प्रकाश कैसा है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, और ध्वनि कैसी है, अनुदैर्घ्य है, कल पढ़ाया था। तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है कि भैया ध्वनि जो है एक कैसी है तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन हो तो फिर दोनों लगा देना, ए और बी दोनों, ठीक है। अब ध्वनि की चाल जो होती है उस पर हम जो है अलग अलग चीजों के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। अगर ध्वनि की, तो अपन ने ध्वनि की गति कर ही रही है, तो अब चाल पर काय काय का प्रभाव पड़ेगा। मैं कहूं कि साहब ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, अगर हम ध्वनि की चाल की बात करें, पर प्रभाव काय का पड़ता है, तो ध्वनि की चाल पर जैसे हम भौतिक कारकों की बात करें तो नंबर एक इसमें हमने कहा क्या है, दाब। तो प्रश्न बने आप बताइए दाब बढ़ाने पर या दाब घटाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़े या दाब घटे, ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा मैंने कहा क्या, आर्द्रता। क्या कहा, आर्द्रता जानते हो ना, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के साथ में ध्वनि का संबंध कैसा है, देखो तो नीचे कर देता हूं, ऐसे कह सकते हैं हम क्या, आर्द्रता समानुपाती ध्वनि। ध्वनि को चाल को दर्शाते हैं V0 से। क्या दर्शाते हैं, V0 से। ध्वनि की चाल की खोज कौन ने करी थी, लैप्लास ने करी थी। क्या ने करी थी, याद रख लेना, लैप्लाक्स, लैप्लाक्स, लैप्लाक्स किसने करी थी, ध्वनि की चाल की खोज किसने करी थी, लैप्लाक्स ने। और ध्वनि की चाल क्या दर्शाते हैं, V0 से। क्या दर्शाते हैं, इसने बताया था लैप्लाक्स ने कि ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये याद रख लेना, लैप्लाक्स ने ध्वनि की चाल की खोज करी थी, उसने बताया था कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि की चाल पर भौतिक कारकों के प्रभाव, मैं कह रहा हूं आर्द्रता बढ़ाने पर, आर्द्रता बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समानुपाती। आर्द्रता मतलब समझते हो ना, पानी में ह्यूमिडिटी, जलवाष्प। जैसे ही बरसात के बाद, बरसात के बाद हम अगर चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में क्या हो गया है, पानी आ गया है। समझ में आ रही क्या मेरी बात, पूरे हवा में क्या है, पानी पानी है, वाष्प ही वाष्प है। दूसरा ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो ताप का संबंध भी कैसा है ध्वनि के साथ में, ताप का संबंध भी कैसा है, समानुपाती है ध्वनि के साथ में। कैसा है, समान। यानी ताप बढ़ाऊंगा तो ध्वनि की, ताप बढ़ाऊंगा ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, क्योंकि इनमें संबंध भी कैसा है, समानुपाती। ये भी याद रख लेना, ताप बढ़ाओगे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। एक और चीज का प्रभाव पड़ता है, काय का, प्रत्यास्थता का। काय का पड़ता है भाई, प्रत्यास्थता। अगर मैं बात करूं प्रत्यास्थता, तुम जानते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी। भाई कोई चीज, प्रत्यास्थता पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको। अगर आप किसी को मुंह बल लगाओ तो वह मुड़ जाएगी, विकृति हो जाएगी, छोड़ दोगे तो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, मुड़ के छोड़ दो वैसे हो जाए। तो मैं कह दूं क्या, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता भी कैसी है, समानुपाती है काय के, ध्वनि की चाल की। प्रत्यास्थता, जैसे मैं कहूं कि लकड़ी में ध्वनि की चाल अधिक होगी कि लोहे में, लोहे में, क्योंकि लोहे की प्रत्यास्थता ज्यादा है। लकड़ी चट टूट जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन लोहे को, लोहा झुकेगा, छोड़ दोगे। लेकिन लोहे से भी ज्यादा कायम है स्टील में, स्टील से भी ज्यादा कायम है क्वार्ट्जाइट में। क्वार्ट्जाइट की और ज्यादा होती है प्रत्यास्थता, समझ रहे हो, जिसकी जितनी ज्यादा प्रत्यास्थता होगी उसमें उतनी ज्यादा ध्वनि की चाल होगी। समझ में आ रही क्या बात, नहीं आ रही।
ठीक है। और मैं कहूं कि साहब ध्वनि में अगर अणुभार, अणुभार की बात करूं, क्या की बात करूं, अणुभार, अणुभार की बात करूं तो अणुभार का संबंध होता है उल्टा। कैसा होता है, क्या होता है, ध्वनि क्या संबंध है, उल्टा संबंध। उल्टा संबंध है। अणुभार समझते हो ना, अणुभार मतलब क्या, अरे उसमें परमाणु भार, अणुभार समझते हो ना। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 1 H2। अणु अणु बढ़ते जाएंगे, ऐसे हम कह देंगे भैया N, या मैं कह दूं CO2। तो सबसे ज्यादा परमाणु भार का है, CO2 का है। जितना अगर परमाणु भार बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी, क्योंकि संबंध कैसा है, ये उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये चीजें पेपर में बनते हैं क्वेश्चन, ध्वनि की चाल पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का, ताप बढ़ाओगे, आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ेगी ध्वनि चाल बढ़ेगी, प्रत्यास्थता बढ़ेगा ध्वनि चाल बढ़ेगी। अणुभार का संबंध क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में चाल कम होगी, हाइड्रोजन में चाल ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार ज्यादा है, हाइड्रोजन का अणुभार कम है। बात सही में आ रही है आप लोगों को। तो ये चीजें आप याद रख लेना, है ना। प्रत्यास्थ ये ध्वनिक चाल की खोज कौन ने करी थी, लैप्लास ने करी। क्या करी थी, लैप्लास। अब इसी चाल के अगर ध्वनि की चाल सामान्य कंडीशन में कितनी होती है, 332, ये वायु में है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये इसे दर्शाते हैं काय से, अपन V0 से। क्या दर्शाते हैं, V0 से। बात सही में आ रही है। अगर किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम है, ध्वनि की चाल से कम है, वस्तु की चाल की चाल ध्वनि की चाल से कम है, ध्वनि की चाल से कम है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सबसोनिक। क्या कहेंगे, सबसोनिक। सबसोनिक मतलब सोनिक क्या होता है, ध्वनि की चाल, ध्वनि चाल क्या बोलते हैं, सोनिक। ठीक है। अगर किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल को मैं कह देता हूं V, वस्तु की चाल मतलब क्या, V, और ध्वनि की चाल मतलब क्या, V0। समझ में आ गई बात। वस्तु की चाल क्या, V, और ध्वनि की चाल मतलब क्या, V0। यानी कि ध्वनि की चाल से अधिक है काय की चाल, वस्तु की चाल, वस्तु की चाल, तो उसे बोलेंगे हम क्या, सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। ठीक है। बहुत से हवाई जहाज आते हैं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। बहुत सी मिसाइल होती हैं, बहुत से रॉकेट होते हैं जो ध्वनि की चाल से भी बहुत तेज चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। आपने पढ़ा सुपरसोनिक मिसाइल। लेकिन अब एक और आ गया है क्या, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब क्या, वस्तु की चाल कितनी हो, ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा। 5 गुना, V0 मतलब क्या, ध्वनि की चाल। यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक है, कितनी अधिक है, गुणा जाम हो का है, V/5 है, ऐसे ये हो जाएगा ना। ध्वनि की चाल कितनी हो, वस्तु की चाल कितनी है, 5 गुना, इसी में हो जाएगा। V बराबर V0/5, ये होगा, ये होगा। साथ तुम लिख लो भैया, ये लिख लेना। क्या लिखना, लाइन लिख सकते हो कि किसी वस्तु की चाल यदि ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक है तो उसे बोलते हैं क्या, हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक। किसी वस्तु की चाल यदि ध्वनि की चाल से कम है तो सबसोनिक, ज्यादा है तो हाइपरसोनिक, और 5 गुना ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। कम है सबसोनिक,
वस्तु चाल से ध्वनि चाल ज्यादा है सुपरसोनिक, और 5 गुना ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। बहुत सारी मिसाइलें हाइपरसोनिक भी होती हैं। ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आई ये बात? चलो अपन अब नोट्स में देख लें क्या लिखा हुआ है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। समझ गए? किस रूप में जाती है? तरंगों के रूप में। साउंड, ध्वनि क्या एक प्रकार की तरंग है, तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य हैं और यांत्रिक हैं। मैंने बताया अनुदैर्घ्य क्यों है, क्योंकि ये ठोस, गैस, द्रव तीनों के अंदर गति करती है। लेकिन ये अनुप्रस्थ भी हो सकती है, क्योंकि ये ठोस की सतह पर और द्रव की सतह पर चल सकती है। लेकिन आप हमेशा लगाएंगे क्या? अनुदैर्घ्य। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठोस में सबसे ज्यादा, उससे कम गैस में, और द्रव में उससे कम गैस में। और ठोस में भी देखोगे तो आप लोहे में ज्यादा या और कम, ठोस है तो कम। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता क्या निर्भर करती है? प्रत्यास्थता ज्यादा होगी तो ध्वनि की चाल भी, अभी बताए ना, घनत्व अधिक होगा तो ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कायम होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताया मैंने आपको, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अभी बताया था मैंने आपको, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बताया था कि ध्वनि की चाल और ताप का संबंध समानुपाती है। ध्वनि की चाल बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? हमने कहा अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। समझ में आ रही? अगला पॉइंट, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अभी हाल मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था मैंने, कि आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्या कहा था कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रत्यास्थता के समानुपाती होती है, ताप के समानुपाती होती है, और आर्द्रता के समानुपाती होती है, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो चाल भी बदलेगी और तरंग दैर्घ्य भी बदले। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, क्या नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी अभी हम पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कायम नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। कायम नापते हैं हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी कायम नापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये दर्शाती है कि भाई, कल मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ध्वनि तरंग है। तरंग क्या है भैया? ये अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ये विरलन, ये संकुचन, ये विरलन, ये संकुचन, ऐसे बनती है तरंग। तो भैया 1 सेकंड में कितना विरलन संकुचन हो रहा है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। भाई 1 सेकंड में कितना विरलन संकुचन हो रहा है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के कारण ही आवाज कैसी होती है? आवाज भारी या आवाज पतली होती है। फ्रीक्वेंसी को हम कायम नापते हैं हर्ट्ज में नापते हैं। कायम नापते हैं हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में नापते हैं। देखो ध्वनि तरंगें जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, हमने कहा मनुष्य जो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। इससे ये हमारी श्रव्य तरंग है। कौन सी तरंग है? श्रव्य, ऑडिबल। कौन सी है? श्रव्य तरंग है, ऑडिबल तरंग है।
और ये क्या हो जाएंगी, अपस्रब, अपस्रब, और ये है परास्रब। अगर 20 से कम है तो, 20 से कम है तो अपस्रब, और 20,000 से ज्यादा है तो परास्रब। 20 से 20,000 के बीच में है तो स्रब। हम किन तरंगों को सुन सकते हैं, जिनका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। अगर इससे ज्यादा आवृत्ति है, क्योंकि आवृत्ति को नापते हैं कैसे हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज माने एडजेट। 20 हर्ट्ज से लेकर, अगर हमने कहा 20,000 हर्ट्ज तक है, एडजेट तक है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, श्रव्य तरंगें कहेंगे। और यदि इससे ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, तो उसे कहूंगा मैं पराश्रव, अल्ट्रा, मतलब ज्यादा। और ये क्या हो जाएगा, ये अपनी जैसे अपन ने पढ़ाए थे ना, दृश्य प्रकाश, ये देखो, ये मैंने बताया गाय अभिजु इन्फ्रा मारे, गाय अभिजु इन्फ्रा मारे में देखो मैंने बताया था आपको, ये विजुअल है। क्या है, विजुअल। विजुअल मतलब क्या, दृश्य। इससे यदि ज्यादा फ्रिक्वेंसी है तो वो क्या कहलाता है, अल्ट्रावायलेट, और कम है तो इंफ्रारेड। इन्हें कहते हैं अवरक्त और इन्हें कहते हैं परावैगनी। ज्यादा का मतलब होता है परा, और कम का मतलब होता है अब। ज्यादा का मतलब क्या होता है, परा। तो इनकी इस तरह फ्रिक्वेंसी बढ़ती है ना, ये दिख भी रही होगी फ्रिक्वेंसी, जल्दी 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 हो रहा है, तो ये फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, इधर फ्रिक्वेंसी कम है। सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो तरंग। सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा तरंग। ये तो प्रकाश की किरणों की बात हो रही है, या मतलब ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ध्वनि के संबंध में बात आपसे कर रहा था कि ध्वनि में यदि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पराश्रव्य। क्या हो जाएगा, पराश्रव्य। और 20 से कम है तो अपश्रव्य। क्या हो जाएगा, अपश्रव्य। जैसे वहां क्या था, परावैगनी और अवरक्त था, यहां पर पराश्रव्य और अपश्रव्य हो जाए। अंग्रेजी में वही कह देंगे क्या, अल्ट्रा और इंफ्रा, अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक हो जाएंगी और इंफ्रासोनिक। बात सही में आ रही है। अल्ट्रा मतलब ज्यादा, 20,000 से ज्यादा, और इंफ्रा माने 20 से कम। बात सही में आ रही है। तो भाई 20,000 हर्ट्ज से कम है तो उसे अपश्रव्य कहेंगे। ऐसी तरंगों को हम नहीं सुन सकते। ऐसी तरंगों को कुत्ते बिल्ली सुन लेते हैं। और भूकंप से जो तरंगें पैदा होती हैं वो तरंगें होती हैं अपश्रव्य तरंगें। कैसे होती हैं, जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सांप इत्यादि इन तरंगों को सुन सकते हैं, मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता। जब भी भूकंप आता है तो ये तरंगें पैदा होती हैं। और आप देखेंगे कुत्ता बिल्ली वगैरह ये सब जानवर होते हैं, भूकंप आने से बहुत दिनों पहले ही, मतलब बहुत समय पहले ही उस जगह को छोड़ के चले जाते, क्योंकि उन्हें पहले ही मालूम चल जाता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। बात सही में आ रही है। क्योंकि वो ऐसी तरंगों को सुन सकते हैं। रात में कुत्ता बिल्ली भूखते हैं, आपने देखा है, कुत्ता रो रहा है, भैया उसे अपश्रव्य तरंग के भूत जो होते हैं वो अपश्रव्य तरंगों में बात करते हैं, और उनकी आवाज केवल कुत्ते ही सुन पाते हैं, बिल्ली सुन पाते हैं, अपन नहीं सुन पाते ना। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी हम नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज से कम है तो हम केवल सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि। ऐसी हमारे आसपास बहुत सी ध्वनियां हो रही हैं, बहुत से कोनिया में भूत बैठे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम नहीं सुन सकते ना। 20 हर्ट्ज से कम है वो अपश्रव्य में है। और पराश्रव्य क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है ना, अल्ट्रासोनिक, तो वो भी हम नहीं सुन सकते। वो सुन सकता है चमगादड़, चमगादड़, या फिर और भी, जैसे कि गाल्टन की सीटी होती है, गाल्टन की सीटी उससे निकालती है कौन सी, ये पराश्रव्य तरंग है। इनसे इन तरंगों को देखो, इनकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊंची है। तो जब ये निकालते हैं तो हम सुन नहीं सकते,
लेकिन इनका जो होता है ना, इनका झटका बहुत तेज लगता है। तो छोटी छोटी मशीनों, घड़ी की सफाई करने, मशीनों के कलपुर्जे सब साफ करने में इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत कीमती जो घड़ियां हैं उनके अंदर हम सफाई नहीं कर सकते ना कोई चीज डाल के, तो उनमें हम अल्ट्रासोनिक इन तरंगों से क्या कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। चमगादड़ व कुत्ता इन तरंगों को सुन सकते हैं। या इसे आप एक चीज ना, गॉल्टन की सीटी से निकाली जाती है। कैसे? गॉल्टन की सीटी। गॉल्टन की सीटी आदमी फूंक रहा है पर आपको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसकी उससे जो आवाज निकल रही है ना, उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। ये अल्ट्रासोनिक हैं, ये इंफ्रासोनिक हैं, और ये हमारी सोनिक हैं, ऑडिबल तरंग है, श्रव्य तरंग है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई? आगे देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कायम करते हैं मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में। जिनका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंग। उनका उपयोग कायम करते हैं मस्तिष्क का ट्यूमर, गठिया रोग, जो आपके पैरों में गठिया रोग हो जाता है, दूध के अंदर के हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करने की। क्यों मैंने क्या कहा कि इन तरंगों से झटका लगता है। क्या लगता है? झटका। वायुयान, घड़ी के पुर्जों की सफाई में, धातुओं को जोड़ने में। सोनार, सोनार क्या होता है? ये साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या होता है देखो बताऊं। सोनार जैसे मैंने कहा जैसे कि ये कोई पनडुब्बी है भैया, ये पनडुब्बी होती है ऐसी, आपने देखी होंगी पनडुब्बी। पनडुब्बी होती है पानी के अंदर चलती है, उनमें नीचे पीछे पंखा लगा रहता है। जैसे अपन सबमरीन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? सबमरीन। ये पानी के अंदर अंदर चलती हैं पनडुब्बी। पानी के ऊपर का जहाज नहीं है, पानी के अंदर चलने वाली हैं पनडुब्बी, है ना। इनके आगे क्या होती है, लगा रहता है एक सिस्टम, जो अब देखो पानी के अंदर चल रहे हैं, बाहर चल नहीं रहे कि देख लें आगे का है, वो पहाड़ है, वो खतरा है, वो कोई जानवर है, वो स्पीड चल रही भयंकर। अब बाय थोड़ी पता पर पा रहा है कि आगे का है, वो कहा कि पानी मचमचा है, कैसे पानी को ना एकदम पानी में दिखा रहा हूँ आगे नो के कि सड़क है देख के चला रहे हैं, खतरा आगा उसको मोड़ दें, तय कर दें, धचका ना लग जाए। समझ रहे हैं मेरी बात भाई? तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ एक सिस्टम लगाते हैं जो क्या छोड़ता है, जो छोड़ता है पराबैग, ये अपनी पराश्रव्य तरंग है, अल्ट्रासोनिक तरंगों को छोड़ता है। इसे क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार। तो ऐसी ये तरंगें छोड़ता है ना, ऐसी तरंगों को ये छोड़ता है। मान लीजिए यहां पर कोई कोई पहाड़ आ गया। क्या आ गया? कोई पहाड़। तो जैसे ये तरंगें से टकराएंगी तो यहां पर सिग्नल समझ में आ जाएंगे, बहुत पहले ही समझ में आ जाएंगे कि आगे कोई सिस्टम है, आगे कोई पहाड़ है, कोई पत्थर है। अब अंदाज कैसे लगेगा कि जितना बड़ा झटका लगा, मान लीजिए कि अब मच्छी वगैरह, मगर वगैरह, या वहां पर कछुआ वगैरह, वो तो समुद्र में रहती है, उनसे झटके कम लगेंगे, है ना। तो बड़ा कोई पत्थर है, कोई दूसरी पनडुब्बी है, तो झटका ज्यादा तेज लगेगा। तो उससे ये लोग अंदर समझ जाते हैं, क्योंकि ये क्या छोड़ता है? सोनार छोड़ता है। सोनार, ये क्या होता है? सोनार, सोनार होता है, सोनार क्या है? सोनार है पराश्रव्य तरंगें। सोनार का पूरा फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। याद रख लेना आप। समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग भी किया जाता है। क्लियर ना? तो इससे ये काय के उपयोग थे? पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं। ठीक है भैया। ध्वनि के प्रमुख लक्षण, तो सबसे पहले क्या है? तीव्रता। क्या है? तीव्रता। तीव्रता को हम ध्वनि को नापते हैं काय में? डेसिबल में। काय में नापते हैं? डेसिबल। डेसिबल में या बेल में, बेल या डेसिबल कहते हैं। सामान्यतः बेल ज्यादा इसका उपयोग होता है। ध्वनि की तीव्रता कितनी तीव्र से आ रही है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? तीव्रता, है ना। कि काय का हो रहा है, काय जगह है। समझ आ गई मेरी बात? धीरे बोल रहे हैं कि जोर से बोल रहे हैं, तो जाका है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ध्वनि की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। समझ पा रहे हो? ध्वनि की तीव्रता आई व्युत्क्रमानुपाती 1/मीटर। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी को बढ़ाते जाओगे, तीव्रता घटती।
है ना। अपने बगल में से चल रही है कोई मोटरसाइकिल जा रही है, क्या हुआ, गई, दूरी घटी तो ध्वनि की तीव्रता कम होती, होता कि नहीं होता। ट्रेन चली गई ऐसे, वो दूर चली गई तो आवाज थी कम 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 आवाज आती जाएगी। दूरी बढ़ेगी, दूरी यदि बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, क्योंकि संबंध कैसा है, व्युत्क्रमण। तो क्या कह रहे हैं, ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम व घनत्व के अनुक्रमानुपाती, सबके अनुक्रमानुपाती, केवल व्युत्क्रमाण का है क्या, केवल दूरी के, आयाम, आवृत्ति और घनत्व, माध्यम घनत्व के क्या है, अनुक्रमानुपाती। यदि माध्यम का घनत्व बढ़ाओगे, जितना ज्यादा ठोस होगा उतनी तेज ध्वनि आएगी। हमने कहा कि साहब जितनी ज्यादा आवृत्ति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तीव्रता भी बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ाओ तीव्रता भी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि भाई आयाम बढ़ाओगे, आयाम के वर्ग के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। यानी कि ये कहना है कि भाई केवल काय के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी सबके क्या है, अनुक्रमानुपाती। ध्वनि स्रोत से दूरी d बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता घटती है, अर्थात I समानुपाती m/1/m²। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका हम व्यवहार में क्या मानते हैं, डेसिबल। क्या मापते हैं, डेसिबल। ध्यान सुन लो फिर से, ये भले ही याद हो ना हो, ये तो ऐसा ही मात्रक है, वाट मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा ही मात्रक है। कौन सा मात्रक है, समझ में आ रही क्या भैया। ध्वनि का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका मात्रक क्या है, व्यावहारिक मात्रक डेसिबल। और कभी कभी अकेला बैल भी आ जाता है, क्या आ जाता है, बैल, अंग्रेजी में तो बैल, क्या आ जाता है, बैल। बैल से छोटी इकाई क्या है, डेसिबल। हम लोग सामान्यतः काय में नापते हैं, डेसिबल में नापते है ना। जैसे मैं फोन पे अपन बात कर रहे हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि है। कितनी ध्वनि है, 30 डेसिबल की। अपन फोन पे और का हो रहा, बढ़िया हो, सब्जी का एक बनी है तो आवाज आ रही है कितने की, 30 में। सामान्य अपन बातचीत कर रहे हैं ना, मैं और तुम बता रहे हैं, तो बात कितने की है, 40-45 डेसिबल। कितने की, अपन बातचीत कर रहे हैं तो चलो चलो लड़ाई हो रही है तो 50-55 डेसिबल आई हाईएस्ट। 80 डेसिबल तक तो अपन जो है ठीक ठाक है, लेकिन 80 डेसिबल के ऊपर यदि है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, 80 डेसिबल तक अपन सुन तो सकते हैं, लेकिन वो चिल्ला चोटा यही हल्ला हो रहा हो जोर से, बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर जो है वो सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण। अगर मैं चलाओ कहता हूं तो सामान्य तो 40-45, क्लियर है ना, समझ गए। तो याद रख लेना कि मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है, तो 80 डेसिबल तक। कितने डेसिबल तक, 80 डेसिबल तक की ही ध्वनि सुन सकता है मनुष्य। सुनवे तो और भी सुन सकता है, लेकिन ये इसके ऊपर क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। सामान्य बातचीत में कितना डेसिबल होता है, 45 डेसिबल। कितना होता है, 40 से 45। फोन पे बात कर रहे हैं तो कितना होता है, 30 डेसिबल। 150 डेसिबल की ध्वनि हम हमारे कान ही फोड़ देगी, खून निकल आएगा कानों से। समझ में आ गई मेरी बात। तो ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक वाट मीटर स्क्वायर है, और व्यवहारिक मात्रक डेसिबल है। मनुष्य कितने डेसिबल में बातचीत करता है, 40 से 45 डेसिबल में, ठीक है। तारत्व, तारत्व का मतलब होता है क्या, आवाजें पतली या मोटी, आवाज पतली और मोटी। मोड़ा बतरा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज कैसी है, मोटी, उसका तारत्व कम है। तारत्व निर्भर करता है काय पर, आवृत्ति पर। काय निर्भर करता है, आवृत्ति पर। तो तारत्व निर्भर करता है काय पे, आवृत्ति पर। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो तारत्व भी ज्यादा होगा।
आवृत्ति कम होगी तो तारत्व कम होगा। शेर की आवाज में आवृत्ति कैसी है? कम है। आवृत्ति कम है तो उसकी आप तारत्व भी कम है। लेकिन बिल्ली में आवृत्ति ज्यादा है, इसलिए बा में तारत्व भी ज्यादा है। मोणियन में आवृत्ति ज्यादा है, इसलिए तारत्व भी ज्यादा है। आवाज पतली है, जा, हाँ, हाँ, समझ रहे हो जी? मतलब पतली आवाज और भारी आवाज, भारी आवाज का तारत्व कम है, पतली आवाज का तारत्व ज्यादा है। पतला मोटा, ठीक है। ध्वनि का वह लक्षण जिसमें ध्वनि की मोटी या पतली कहा जाता है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो, क्या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कर सकते हो, तारत्व समानुपाती आवृत्ति, लिख सकते हो ना? आवृत्ति बढ़ेगी तारत्व बढ़ेगा। तो किस किस की आवृत्ति भैया? जिसकी आवाज भारी है, अमिताभ बच्चन की, रेखा की, कौन की तारत्व ज्यादा है? रेखा। अमिताभ बच्चन का तारत्व कम है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? रेखा ही की, अमिताभ बच्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अरे जे की तारत्व ज्यादा, ते की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी है भैया, सुन रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? तारत्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तारत्व क्या होता? आवाज का पतला या भारी होना। ठीक है, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तथा सुरीली सुनाई देती है, बल्कि निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। हाँ, शेर ऐसा बोलता है, हाँ। बकरिया बोले मैं, तो वो मतलब पतली है, वह मोटी सुनाई देती है। कौन सी? उच्च तारत्व वाली। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा तथा मच्छरों का तारत्व शेर की अपेक्षा उच्च होता है। मच्छर कान पे चल रहा है ना, ऐसे कर पी 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 करता है, तो पतली सी आवाज एकदम बारीक। गुणता, क्वालिटी, ध्वनि का वह लक्षण जिसमें कारण हम समान प्रबलता व समान तारत्व की ध्वनियों में क्या कर पाते हैं? अंतर, उसे क्या कहते हैं? गुणता कहते हैं। ध्यान रख लेना, समान आवाज, समान उनमें थोड़ा सा डिफरेंस करना क्या कहलाता है? गुणता कहलाता है। कभी कभी आपने देखा प्रतिध्वनि, मतलब मैं इधर से कुछ बोल रहा हूं, उधर से आवाज आ जाती है। खाली रूम में हम बैठे हों तो आवाज अपनी गूंजती है, गूंजती नहीं होती। लेकिन आवाज गूंजने के लिए कम से कम स्रोत से, स्रोत कौन है? मैं हूं, जो बोल रहा है वही तो स्रोत है ना। आवाज मुंह से निकल रही है यहाँ से, तो स्रोत से कम 17 मीटर की, 17.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। समझ रहे हो? टकरा के लौट वे के लाने, तुम जाओगे, अब अपने हॉल में ना आए, जहां से चिल्लाएंगे अपन, चिल्लाते ना कि कुआं में चिल्ला है, कुआं में चिल्लाते हैं, इधर से अपना नाम लेते हैं, है ना? राजा राजा राजा, आजा आजा आजा, काजल काजल काजल, होती नहीं होती? तो वही क्या है, आवाज टकरा के लौट आती। तो उसके लिए कितनी चाहिए? 17 मीटर। अपने कमरे में थोड़ी ना होगी, बड़े बड़े हॉलों, बड़े बड़े मंदिरों में होगी। तो आप लोग, वो मंदिर होते हैं ना, बड़े बड़े हॉल होते हैं, कोई मीनार, कोई मतलब हमारी मस्जिद है, तो वहाँ वो लोग वो चीज़ें ऐसी इसलिए बड़ी बड़ी बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पर वो तरंगे लौट लौट के हमारे पास आए, हमें एक अनुभूति हो, अलग से एनर्जी की हो। देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच कम से कम न्यूनतम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और इसका प्रभाव सुनो, जब मेरी आवाज वो वापस कब सुनाई देगी? जब मेरे और टकरा के लौटने वाली सतह में कितनी, कम से कम 17.2 मीटर, 17 मीटर तो याद कर लेना, 17 मीटर दूर होनी चाहिए। और वह जो आवाज आएगी ना, मैंने कहा काजल काजल काजल, तो काजल की आवाज जो आएगी ना, मेरे कान पर
कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, जो ध्वनि वापस आएगी। कितना होना चाहिए वापस आने के लिए? 17 मीटर। समझ में आ रही है? और उसका प्रभाव कब तक रहेगा? 1/10 सेकंड, 1 सेकंड के 10 हिस्से तक। ठीक है। ए भैया पीले दुपट्टे वाली, तू बेटा पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? तू नीचे मुड़ कर बैठी है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ रही है, ये देख ही नहीं रही, नीचे बैठी है। नैथान नीचे मन तो जम मेजमानी करवे आई हुई। ये सुन सुन तो सही भाई, पुतरिया चिरैया क्या कहता हूँ, पाँव पल रहा एक नहीं मत पढ़ो, जा कह रही मत पढ़ो। गत को दे गत को करे आई, जानते गत को? जो एक गत को पढ़ गो ना तो उठेगी नहीं, उठ ही जाएगी। सुन ले करे जहाँ मैंने समझा दी 25 बेर, जहाँ बैठे हो ना ढंग से पढ़ा करो। तो भैया मैंने क्या कहा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है सतह 17 मीटर दूर। कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? काय काय के बीच में? स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में। और प्रभाव रहेगा 1/10 सेकंड तक कान पर। ध्वनि की चाल बता दी मैंने आपको। ध्वनि की चाल 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ध्वनि की चाल कहते हैं। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हालांकि 330 भी कह देते हैं, वो सब इसलिए क्योंकि अपन को कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें जो है थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ध्वनि की चाल कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। कौन ने खोज करी थी? लाप्लाक्स ने खोज करी थी। किसने खोज करी थी? लाप्लाक्स। अभी बताया था मैंने, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, निर्वात में 0। लेकिन अगर अलग अलग पदार्थ कहें तो जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ कि माध्यम और ध्वनि की चाल काय में दी है? मीटर प्रति सेकंड। अभी मैंने कहा शुष्क वायु में कितनी होती है? 332। यही बताइए ना, शुष्क वायु में। इससे ज्यादा है सुपरसोनिक, कम है सबसोनिक, 5 गुना ज्यादा है क्या होता है? हाइपरसोनिक। बताया ना। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है? 405। चाल बढ़ गई, बताया था मैंने अभी आपको। आर्द्रता बढ़ने पर चाल, ताप बढ़ने पर चाल, घनत्व बढ़ने पर भी चाल बढ़ जाती है, प्रत्यास्थता बढ़ने पर भी चाल बढ़ जा। दाब का कोई प्रभाव, बता रहा हूं भैया। हाइड्रोजन 1269 मीटर प्रति सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड 260। इसमें कम क्यों हो गई? क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है। अणुभार ज्यादा बढ़ेगा, ध्वनि की चाल घटेगी। अणुभार के भी तुक्रमानुपाती होती है। हाइड्रोजन में ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कम है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कम होता है। परमाणु भार कम होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो जिसका परमाणु अणुभार कम है, क्योंकि अणुभार याद करो ना, अभी बताया था, अणुभार विक्रमानुपाती 1/, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल यानी इसको यदि आपको यदि ये बढ़ाते हो तो ये घट जाएगा। ठीक है। जल में कितनी होती है? 1450 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में, कांच और घना हो गया, जल तो द्रव था, कांच क्या हो गया? ठोस हो गया। तो हमने कहा साहब ठोस होगा तो बढ़ती जाएगी, तो 5640। एल्यूमिनियम और ज्यादा ठोस है तो 6420 मीटर प्रति सेकंड। और लोहा में कितनी है? 5130। ठीक है। यहाँ पर ठोस नहीं, थोड़ा सा क्या मतलब हो जाएगा? प्रत्यास्था। क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था, क्योंकि कांच की प्रत्यास्था ज्यादा है, उसी कम है, तो इसलिए क्या कह रही है? जल की चाहिए 1450 दैये है।
क्या कहूंगा मैं जिनसे यार। मतलब इतने ही भले आदमी हैंगे कि जो पूरी ऐसी कैसी याद कर लेंगे, पहली बात तो एक चीज। और दूसरी बात मैंने कही भैया, मैंने कही 1400 जाम लिखी जैसे हो सकता 5-6 हजार हुए। 1450 की जगह 1483 बोरबल लड़ रही है। बुद्धि से बिल्कुल भी नहीं होगे का? समझ में नहीं आए कि 1450 1483 मतलब लगभग धोनी की चाल है, तो कोई फर्क पड़ रहा है? अगर जल की तू बात कहेगी तो मैं अब यार जले बांट लूं। समुद्र के पानी में ज्यादा चाल होएगी, कुआ के पानी में कम चाल होएगी। समुद्र का पानी खार होएगा, घनत्व तो बढ़ेगा, चाल बढ़ जाएगी। पानी उबाल दे सो और हो जाएगा। समझ बात है? गैस में, जब गैस में अंतर है तो द्रव में कहीं अंतर ना होएगा। समझ में आ रही बात है? तो भाई ये कोई बात थोड़ी ना 50-83 बड़ी, मतलब गौर सुनना नहीं, दिमाग लगाएगा तो छोटी छोटी चीज ऐसे नहीं हो जाता। ध्वनि का अपवर्तन देखो, अपवर्तन क्या होता है? देखो अपवर्तन अपन आगे भी पढ़ेंगे कायम पढ़ेंगे प्रकाश में। जब भी कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सुनो बुरा मौके हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हो तो अपने रास्ते से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? तू बाहर से कोचिंग में आएगी तो कोचिंग में आकर तेरी चाल बदल जाएगी, है ना, तेरी दिशा बदल जाएगी। क्या भारत तू खुले में चल रही थी ऐसी ऐसी भाई आराम से, जहां भीड़ पड़ रही है तो फिर ऐसे 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 ही टेगी। तो क्या होगा? जो अपवर्तन होगा। गैस से कांच में जाएगी, कांच से पानी में जाएगी किरण। ध्वनि की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, गैस हवा से पानी में या पानी से ठोस में जाएगी तो उसकी चाल में प्रभाव पड़ता है, बदल जाती है, क्योंकि यहाँ घनत्व तो अलग है। गैस का घनत्व तो कम था, ठोस घनत्व तो ज्यादा है। घनत्व मतलब घनापन, भार है। तू बे आराम से खुले में चल रही थी, भीतर घुसी सो घनो है को, तो घने में तो आराम से घुस पाओगे। ध्वनि तरंगें जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या होता भैया? तो उनका पथ विचलित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। ठीक है, दिन में आवाज कम आती है, रात में आवाज ज्यादा आती है। ठीक है। ध्वनि का विवर्तन क्या होता है? जब ध्वनि तरंगें अपने मार्ग से किसी बाधा के किनारे से मुड़ जाते उसे क्या कहते हैं? इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इस कारण कमरे के बाहर से आने वाली ध्वनि मुड़कर हम तक पहुंच जाती है। कैसे? परों अबे 5-6 दिन पहले इतने चल रही थी बोरिंग मशीन, कहाँ चल रही थी? जहां, और अपनी आवाज आ रही थी जहां से आ रही थी। कहाँ आ रही थी? कि झांव थोड़ी ध्वनि हीटे आएगी। तो ध्वनि गई इते 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 घुस के झांव आ गई। ये तो भारत डीजे बज रहा हो, गेट मेट बंद कर दो, खिड़की खोल दो, खिड़की में आवाज आएगी। कैसे आ गई? कि ध्वनि किनारे से, दीवार के सहारे के किनारे से इते मुड़ गई, इते मुड़ गई। तो ध्वनि की ध्वनि किसी भी किनारे से मुड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन अलग चीज है। अपवर्तन का है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भीतर घुसेगी, माध्यम बदलेगी तो बाकी चाल विचलित होगी, बात कहते हैं अपवर्तन। जब किनारे से जा रही थी सीधी सीधी इतने मुड़ गई तो जगह होता है विवर्तन। समझ में आ गई? अनुनाद। अनुनाद क्या है? जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम कर और कंपन करने लगती है। यह घटना अनुनाद कहलाती है। अनुनाद के कारण ही 1939 में वाशिंगटन यूएस में स्थित टैकाटोमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और तानसेन के गाना गाने पर कांच के बर्तनों का टूटना भी क्या होता है? अनुनाद। दुम, 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 दुम। सुना डीजे बजता है धक धक धक, वो क्या होता है? धम धम धम। अनुनाद क्या होता है? बासन हलते हैं, खिड़की हल जाते हैं, कांच फूट जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात है? धम 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 वो क्या होता है? अनुनाद होता है। बेस टाइप है ना। मैक संख्या क्या है? मैक संख्या क्या होता है भाई? मैंने कहा मैक संख्या क्या होता है कि जब किसी माध्यम की चाल में हम ध्वनि की चाल का क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं तो हमें क्या निकल के आती है? मैक संख्या। वस्तु की चाल जैसे मैंने कहा 330 मीटर प्रति सेकंड है
और ध्वनि की चाल भी कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड। तो 330 एकम 330, मैक संख्या कितनी आ गई? एक। कितनी आ गई? बात समझ में आई? वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। लेकिन भाई माध्यम में, माध्यम वो ही हो, वस्तु चल रही है काय में, हवाई जहाज उड़ रहा है हवा में, तो ध्वनि भी, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्या कह रहा हो? हवाई जहाज उड़ रहा है और मैं चिल्ला रहा हूं, तो हवाई जहाज की स्पीड कितनी है और मेरे चिल्लावे की स्पीड कितनी है? तो मेरी तो फिक्स है ही ना, कितनी? 330। लेकिन हवाई जहाज की कम ज्यादा हो सकता है। मैंने कही हवाई जहाज की हो गई 3660, कितनी हो गई? तो मैंने क्या देखा? 330 दूनी 660, मैक नंबर कितना आ गया? 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सुपरसोनिक। क्या हो गया? सुपरसोनिक। हो गया कि नहीं हो गया? ए मोड़ी, सुन रही है का? सुन रही है? और अगर मैंने कही साहब जाए जाए 5 गुना कर दो, कितनी कर दो? जहां कितना आ जाए काटूं तो 5 आ जाए, इतनी संख्या बढ़ा दो, कितने? 5 आ जाए, कितना आ जाए? 5। तो क्या हो जाएगी? वाह, हाइपरसोनिक। और अगर मैंने कही 1 से कम आ जाए, कितना आ जाए? 1 से कम। मैंने कह दी साहब 330 को आधो कितना होता है? 330 को आध कितना होता है? 150। 165, कितना आ गया? तो अब कितना आ गया? 330 से जब मैंने भाग दिया कितना आ गया? 0.5 आया कि नहीं आया? 0.5 आ गया। अरे 1/2 माना 0.5। भैया तो क्या हो जाएगी? सब सोनिक। 1 है तो सोनिक, 1 से ऊपर है तो। और मैक नंबर, मैक नंबर जितना, मैक नंबर क्या बताता है? वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल होती है मैक नंबर। अरे सही में क्या कह रहे हैं? किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में पिंड की चाल, पिंड माना वस्तु, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो ऐसे पिंड को क्या बोलेंगे? पराध्वनिक, मतलब सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे? सुपर। यदि 5 गुना अधिक है तो, अगर मैक नंबर 5 है, मैक नंबर 5 से अधिक है, 6 है, 7 है, हाइपरसोनिक। 1 से 5 के बीच में सुपरसोनिक। तो 1 है तो सोनिक, 1 से कम है तो सब सोनिक, से अधिक है तो उसे, यदि यदि 5 से अधिक है तो उसे अति पराध्वनिक, मतलब क्या? हाइपरसोनिक कहते हैं। वायुयान या विमान की चाल को मैक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। वस्तु का मैक नंबर 1 से कम हो तो वस्तु को अवध्वनिक क्या कहते हैं? सब सोनिक कहते हैं। वायु वस्तु का मैक नंबर 1 के बराबर हो तो क्या कहते हैं? ध्वनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनिक। सोनिक, ध्वनिक ध्वनि के समान, सोनिक। ठीक है? समझ में आ रही कि नहीं? गड़बड़ तो नहीं कर रहे? मैक नंबर क्या दर्शाता है? वस्तु की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को दर्शाता है। 1 है तो ध्वनि के चाल के बराबर, 1 से कम है तो सब सोनिक, ध्वनि की चाल से कम, 1 से अधिक है तो सुपरसोनिक, पराध्वनिक, हिंदी में पराध्वनिक, अंग्रेजी में सुपरसोनिक। और अगर मैक नंबर 5 से अधिक है तो सुपरसोनिक। क्या है? समझ में आ रही? बस टाटा बाय बाय, खत्म।